चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर। और पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है ये आपको मिलान करने वाला है। इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखा है ए बी सी डी करके, और आपको मिलान करना है कि किसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सबसे पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, अगर मेरे भाई कोई सरल आवर्त गति करता है तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। अनुनाद जिसको रेजोनेंस कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे और केसिकत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात से जानना चाहते हैं कि अगर हम केसिकत्व की बात करते हैं तो केसिकत्व जिसको हम लोग कैपिलरिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कैपिलरी एक्शन कह दीजिए। नहीं तो केसिकत्व कहने का मतलब है आप इसको कैपिलरी एक्शन कह दीजिए। और जब हम कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं तो आपको समझ लेना है कि किसी भी द्रव का केस नली में ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना ही इस घटना को केसिकत्व कहते हैं। केस नली में आप किसी नली नहीं, केस नली की आप बात करेंगे। केस नली सबको नहीं कहते, उसका डायमेंशन होता है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना, द्रव का ऊपर चढ़ना, ध्यान रखेंगे, द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे उतरना, द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे उतरना ही क्या कहलाता है? नीचे उतरना ही क्या कहलाता है? कहेंगे इसी को हम लोग केसिकत्व कहते हैं। अब यहां पर बात आता है कि केस नली हम कहते किसको है। तो मेरे भाई केसिकत्व तो आपको पता चल गया कि हमारा क्या होता है। केसिकत्व हम क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन को। जैसे कि मान लेते हैं, समझना गौर से, कि प्लांट में भी पानी अगर जमीन से ऊपर की ओर जाता है तो वो भी बहुत पतली पतली छिद्र से जाता है, तो वो भी एक कैपिलरी एक्शन है। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ही हमारा क्या करता है? जाइलम के माध्यम से हमारा जल में घुले हुए खनिज लवण जो जल है वो हमारा प्लांट में सब जगह पहुंचता है, वो भी एक कैपिलरी एक्शन ही होता है। आप देखते होंगे घर में पहले के जमाने में लोग लालटेन में पड़ता था, बत्ती लगा देता था, तेल ऊपर चढ़ जाता था, लालटेन जलते रहता था, तो वो भी एक कैपिलरी एक्शन ही हमारा है। तो किसी भी केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे भी उतरना, नीचे उतरना कब होता है? जब मरकरी के केस में हम लोग देखते हैं तब। और द्रव ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है मेरे भाई, तो ये ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, इसमें कोहेशन और एडवेक्शन, कोहेशन और हम लोग कहेंगे यहां पर कोहेशन कह दीजिए और साथ एडहेशन कह दीजिए, या फिर हम कहेंगे यहां पर स्वसंजक बल और असंजक बल के कारण ऐसा होता है। तो मेरे भाई ये चीज किसके कारण होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कोहेशन और एडहेशन हमारा होता है। इसका कारण क्या है? तो कहेंगे इसका कारण है हमारा स्वसंजक बल की हम बात करते हैं, स्वसंजक बल, या फिर हम कहेंगे इसका कारण क्या होगा? तो असंजक बल की हम बात करते हैं। तो स्वसंजक बल या असंजक बल के कारण ऐसा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका मिलान अगर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा केसिकत्व डी दे रखा है। बताइए इसमें से ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हम लोग इधर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि केस नली में द्रव का चढ़ना, उतरना, पृष्ठना और असंजन और स्वसंजक बल के कारण होता है। इसका मतलब ये पूरा क्लियर हो गया कि हमारा इसका मिलान जो है, डी का मिलान हमारा किसके साथ होगा? तो डी का मिलान हमारा 2 के साथ होगा। तो आप सीधा कहोगे सर डी का हम 2 मैच करा देंगे। तो स्वसंजक और असंजक बल के, इसी स्वसंजक बल के कारण ना पृष्ठना आता है, इसीलिए पृष्ठना को भी इसमें कंसीडर किया गया है। इसीलिए पृष्ठनाव के कारण ही स्वसंजक बल के कारण ही पृष्ठनाव हमारा आता है। इस बात को आप ध्यान रखना, इसीलिए इसको रिलेट कर लिया गया है। तो हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा डी का 2 मैच कर रहा है। अगर डी का 2 मैच करेगा तो बताइए, यहां पर डी का 2 मैच कर रहा है, यहां पर डी का 2 मैच कर रहा है, लेकिन यहां डी का 4 मैच कर रहा था, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। दूसरी बात हम लोग चलते हैं यहां पर, जो हम लोग को इजीली हम लोग समझ आते हैं उसके बारे में हम यहां पर अभी बात कर रहे हैं आपसे। दूसरा हमारा डॉपलर्स इफेक्ट हमारा क्या होता है। मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए, जब कभी भी आपको डॉपलर्स इफेक्ट की अगर बात करता है, अगर डॉपलर्स इफेक्ट की बात करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डॉपलर्स इफेक्ट सिर्फ प्रकाश में नहीं होता है, ये आपको प्रकाश में भी देखने को मिलेगा और ये हमारा ध्वनि में भी डॉपलर्स इफेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो होता क्या है मेरे भाई कि ध्वनि में इस चीज को आप फील करते हैं, जबकि प्रकाश में इस चीज को आप फील नहीं करते हैं। लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट की जो घटनाएं हैं प्रकाश में भी और ध्वनि दोनों जगह आपका होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर प्रकाश में और ध्वनि में अगर होता है डॉपलर्स इफेक्ट, तो किसके कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेरे भाई आवृत्ति में अंतर के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी में अंतर के कारण होता है। आवृत्ति में तथा
तरंगदैर्घ्य में अंतर के कारण होता है, आवृत्ति में तथा तरंगदैर्घ्य में अंतर, तरंगदैर्घ्य में अंतर के कारण होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में अंतर के कारण हमारा क्या होता है, अंतर के कारण हमारा क्या होता है कि डॉपलर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। जनरली अगर आप इस चीज को अगर सोचना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि साउंड में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, ध्वनि में अगर देखना चाहते हैं, जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, ट्रेन आपके पास आ रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती, तेज सुनाई देती है। जब आपसे ट्रेन दूर जा रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बताओ फ्रीक्वेंसी में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी को डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। वैसे भी हमारा प्रकाश में होता है, उसे वैसे ही हमारे प्रकाश में भी होता है, वैसे ही प्रकाश में होता है। किसी का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो किसी का तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिसकी वजह से कभी लाइट ज्यादा होगा तो कभी लाइट क्या होगा तो डिम होगा। तो वो भी हमारा क्या है तो कहेंगे इसी का इफेक्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि लाइट में ये चीज देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन होता वहां पे भी है। लेकिन साउंड में ये चीज आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। तो हम कहेंगे ये घटनाएं जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में होगा, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में अंतर के कारण होगा। तो बताइए डॉपलर्स इफेक्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हम लोग यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि स्रोत और प्रक्षेप। देखिए स्रोत क्यों बोला है, जहां से ध्वनि निकल रही है। प्रक्षेप कहने वाला जो हम आदमी खड़े हैं, यानी मान लेते हैं कि यहां पर ये ट्रेन है, स्रोत को बोल दिए ये हमारा क्या है तो ये हमारा ट्रेन है जहां से आवाज निकल रही है। और प्रक्षेप कहने का मतलब है यहां पर कोई आदमी है, कोई आदमी की बात करते हैं, कोई ऑब्जर्वर की हम बात करते हैं। आदमी क्या होता है? ऑब्जर्वर को ही हम लोग आदमी कह रहे हैं। जो ऑब्जर्वर है उसी को आदमी कहते हैं जो उस चीज को सुनता है। तो स्रोत और प्रक्षेप के बीच में क्या होती है तो उसके बीच में आपेक्षिक गति होती है। अब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है और आपसे क्रॉस कर रही है तो आप दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होगा, और उसी आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में यहां पर अंतर बोलिए कि परिवर्तन बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो मेरे भाई आपको कहीं ना कहीं डॉपलर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब सी का मिलान 4 के साथ हो जाएगा। तो सी का मिलान कहीं ना कहीं हमारा 4 हो जाता है। तो अब आप मैच कराइए कि सी का 4 यहां पर कैसे होगा। तो सी का 4 यहीं दे रखा है, यहां पर सी का 1 है, तो ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, ए हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई, अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं जिसको हम लोग यहां पर सरल आवर्त गति कहते हैं, उसमें एनर्जी का क्या होता है। तो सबसे पहला चीज आप जान लीजिए कि अगर हम यहां पर सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यदि हम सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, ये जो सिंपल पेंडुलम हमारा होता है ये दोलन गति करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। सिंपल पेंडुलम कैसी गति करता है तो ये दोलन गति करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये दोलन गति हमारा करता है। लेकिन सिंपल पेंडुलम के लिए क्या जरूरी चीज होता है, एक तरफ आप फिक्स कर दीजिए, दूसरी तरफ आप ऐसे बॉब को यहां पर मान लेते कि लटका दीजिए, ये बॉब आप लटका दीजिए। होगा क्या मेरे भाई, तो ये बॉब आपका यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एसएचएम हमारा कोई भी वस्तु तभी करता है जब उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, यानी वस्तु बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ऊपर हमारा नहीं जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, उसको दोलन गति कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कैसा मोशन करता है सिंपल पेंडुलम, इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। हम एसएचएम की बात कर रहे थे ना, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे, एसएचएम की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एसएचएम के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल होना चाहिए थीटा आपको मिनिमम होना चाहिए, ये आपको मिनिमम एंगल आपका होना चाहिए। अगर ये थीटा ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उस कंडीशन में एसएचएम नहीं कहेंगे। और एसएचएम का एक इक्वेशन होता है, आप सभी लोग जानते होंगे एसएचएम का इक्वेशन हमारा क्या होता है। एसएचएम का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशंस का इक्वेशंस होता है। इसी एसएचएम के इक्वेशंस में प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग भी हमारा होता है। प्रगामी तरंग को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, जबकि हमारा अप्रगामी तरंग को हम लोग स्टेशनरी वेव के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें होता क्या है मेरे भाई, तो इसमें एनर्जी कन्वर्जेशन होता, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन पर ये हमारा काम करता है। तो इस एसएचएम की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इस जगह पर अगर आप गौर से देखिएगा, इस जगह पर अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये हमारी मीन पोजीशन है। और इस मीन पोजीशन पर मेरे भाई, इस मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, जबकि यहां पर गति ज्यादा होगा। क्योंकि यहां से यहां इसको जाना है तो कहीं ना कहीं गति यहीं पर ज्यादा होगा। तो गति अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो भी एनर्जी होगा वो टोटल का टोटल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि मैक्सिमम रूप में होगा। अगर यहां 100% टोटल एनर्जी है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 होगा तो टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी ही हमारा होगा। अगर मान लेते यहां पर हमारा 100 जूल एनर्जी है,
तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि ये मीन पोजीशन हमारा है। लेकिन जैसे ही ये हमारा क्या, तो जैसे ही ये हमारा यहां से निकल करके यहां पर पहुंचा तो इतना हाइट अटेंड करेगा, और जैसे ही हाइट अटेंड करेगा मेरे भाई तो यहां पर इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो हम कहेंगे वो 100 जूल हो जाएगा। और इस जगह पर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जीरो होगी, क्योंकि इसके ऊपर अगर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो गति जीरो हो गया। यहां पर जब गति जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, गति ऊर्जा जीरो, इसका मतलब जो भी एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हो क्या रहा है, आप यहां पर देख रहे हैं तो 100 जूल एनर्जी, आप इस पोजीशन पर देखें तो 100 जूल एनर्जी। मेरे भाई इसके किसी भी बिंदु पर अगर देखेंगे तो कुल ऊर्जा जो हमारा होगा वो 100 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हां, कुल ऊर्जा वो 100 ही रहेगा, लेकिन कुल ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में दोनों में कन्वर्जन हो सकता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपना एनर्जी खो करके पोटेंशियल को देगा, और जो ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी अपना एनर्जी खो करके काइनेटिक को देगा, तो ये गति पकड़ता है इस तरीके से। इसका मतलब एसएचएम जब अगर कोई वस्तु करता है, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पर हमारा काम करता है। इसमें एनर्जी संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या संरक्षित, ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि मेरे भाई एनर्जी का एनर्जी जो हमारा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होगा, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट बना रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित होता रहता है, और कुल ऊर्जा हमारा कांस्टेंट बना रहता है। ये हमारा क्या है, तो एसएचएम के लिए हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहां पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा, दोनों एक दूसरे में बदलता रहेगा। एक अपना एनर्जी को कम करेगा, दूसरा को बढ़ा देगा, दूसरा कम करेगा, दूसरे को बढ़ा देगा। तो ये अपने आप में रूपांतरण करता रहेगा, लेकिन मेरे भाई कुल ऊर्जा जो दोनों का योगफल होगा वो हमेशा संरक्षित रहेगा। और इसीलिए इसका मिलान हम लोग किसके साथ जाएंगे, तो ए के साथ इसका मिलान कर लेंगे। ए का साथ ए का क्या हो जाएगा, कहेंगे ए का हमारा 3 मैच कर जाएगा। ए का हमारा 3 मैच करेगा। अब ए का अगर 3 मैच करेगा तो आप मिला लीजिए ना, ए का 3 आपको दिख रहा, बचा कौन सा, बी का 1। अब बी में हम लोग पहुंचते हैं। बी में हमारा क्या दे रखा है, अगर हम लोग यहां पर रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो रेजोनेंस के लिए हमारा क्या होगा, तो आरोपित बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होने पर आयाम बढ़ जाता है। तो जब कभी भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होता है तो याद रखना कि टोटल आयाम जो होता है, एम्पलीट्यूड हमेशा बढ़ जाता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, यहां पर एम्पलीट्यूड ऑलवेज बढ़ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे सर इसका मिलान तो हमारा 1 के साथ हो जाएगा, तो हम सीधा कहेंगे 3 1 4 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 करेक्ट आंसर आपका हो गया। सर हम ऑसिलेटरी मोशन में अंतर क्या होगा, देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, थीटा ज्यादा होगा तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सभी दोलन गति एसएचएम नहीं करती है, लेकिन सभी एसएचएम दोलन गति होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एसएचएम के लिए थीटा कम होना चाहिए, जबकि दोलन में थीटा ज्यादा भी चलेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एसएचएम दोलन गति है, लेकिन दोलन गति एसएचएम नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि दोलन गति में थीटा ज्यादा भी तो हो सकता है, तो फिर वो एसएचएम नहीं होगा। बात को आप समझिए, यही मैं कहना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सैटेलाइट्स हमारा है, और वह सैटेलाइट्स कैसा, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में बोला गया है कि एक ऐसा कंडीशन को चूज किया गया है कि एक वस्तु जो है वो भारहीनता का अनुभव करती है, यानी कि उसका भार उसको 0 फील हो रहा है। लेकिन किस में बात कर रहा है, तो सैटेलाइट्स में बात कर रहा है, और वह एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाया गया है। और पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, वो आपको रीजन बताना है, वो आपको रीजन बताना है। मेरे भाई आप ही बताइए कि कौन सा रीजन इसके लिए सेटिस्फाइड करेगा। सबसे पहला चीज तो आप ये समझिए, उपग्रह और वस्तु दोनों पृथ्वी की और समान त्वरण, उपग्रह और वस्तु की बात कर रहा है मेरे भाई, उपग्रह की बात कर रहा है और वस्तु दोनों की बात कर रहा है। समझना गौर से, यहां पर दोनों चीज लिया है, उपग्रह और वस्तु दोनों किधर की ओर आ रही है, तो ये पृथ्वी की ओर आ रहा है। जो मुझे बुझा रहा है सबसे पहले हम उसी को पकड़ेंगे। तो पृथ्वी की ओर समान त्वरण से आ रहा है, और समान त्वरण आप समझ रहे हैं, पृथ्वी की ओर समान त्वरण से आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो भी त्वरण होगा, इसमें जो भी हमारा त्वरण होगा वह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। क्योंकि आगे बोला गया है ये मुक्त पतन की स्थिति है, यानी फ्री फॉल का केस है। मुक्त पतन की स्थिति को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल का केस। और जब कभी भी फ्री फॉल का केस होता है, जो त्वरण होता है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान तो कभी नहीं बदलता है। तो मेरे भाई ये गिर रहे हैं। आप ही बताइए मेरे भाई, अगर कोई वस्तु
फ्री फॉल केस में आता है, अगर कोई वस्तु फ्री फॉल केस में आता है, अगर कोई वस्तु फ्री फॉल के केस में आता है तो उसका जो त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में याद रखना मेरे भाई, फ्री फॉल के केस में, कभी भी फ्री फॉल के केस में याद रखना कि वस्तु भारहीन फील करता है। फ्री फॉल के केस में वस्तु कैसा फील करता है? जैसे आप सुनने हो लिफ्ट वगैरह का केस में सुनते होंगे कि लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट गई। समझना गौर से, लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट गई, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट गई। अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक अगर टूट जाती है, लिफ्ट की रस्सी अगर अचानक टूट जाती है तो इसको हम लोग फ्री फॉल केस कहते हैं, इसको फ्री फॉल का केस कहते हैं। और लिफ्ट की रस्सी जब अचानक टूट जाती है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु का जो भार होता है वो कैसा होगा? तो ऐसे केस में वस्तु का जो भार होगा हमारा भारहीन हो जाता है। वस्तु का भार कैसा? तो भारहीन हो जाता है। इसका मतलब जब हम इस स्थिति में ऐसा कह रहे हैं, जिसका मतलब फ्री फॉल के केस में भी ऐसा ही होगा। तो मेरे भाई आप ऐसा बोलिए कि आप ऐसा बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? ये स्टेटमेंट बोलिए कि ये स्टेटमेंट बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों सिचुएशन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहेंगे? तो ये भारहीन हो जाएगा, वस्तु का भार भारहीन हो जाएगा। वस्तु का जो भार होगा मेरे भाई कंप्लीट रूप से भारहीन हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट तो हमें मिल गया कि भारहीन होने का रीजन हमारा ये हो सकता है। अब कह रहा कि वायुमंडलीय दाब शून्य हो जाए। मेरे भाई इस बात बताइए आपको, किसी वस्तु के भार से दाब का क्या मतलब है? दाब शून्य भी हो जाएगा तो क्या उसका भार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दाब रहेगा फिर भी भार होगा, दाब नहीं रहेगा फिर भी भार होगा। इसका रिलेशन हमारा उसके साथ नहीं है। अगला कहता है कि उपग्रह पर, यानी कोई सैटेलाइट पर कह रहा है कि उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर हमारा शून्य हो जाता है तो बताइए मेरे भाई क्या फील करेगा? अब मान लेते हैं मेरे भाई, आप इस बात को समझना कि ये हमारा क्या है? तो ये हमारा पृथ्वी है, इसको हम पृथ्वी कह दिए। ये हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ हमारा क्या है? तो एक ग्रह या उपग्रह जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं, यहां पर एक सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट अगर मेरे भाई इस तरीके से इसके चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाती है तो जाहिर सी तरफ से एक तरफ इसके अंदर की तरफ एक बल लगेगा जिसको अभी केंद्रीय बल कहते हैं, और इसी का एक अपोज करता है, इसको आप केंद्रीय बल कहते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसको एफसी डैश से दिखाते हैं हम लोग। अब समझना, कह रहा है कि उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है और यहां अंदर की तरफ जो हमारा लग रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। अब कह रहा है कि इसको आप जीरो कर दीजिए। अगर आप इसको जीरो कर देंगे, क्या मेरे भाई इसको अगर जीरो कर देते हैं, इसको अंदर की तरफ जो खींच रहा था हमारा, जो कि इस पाथ पर बने रहने के लिए हमारा जरूरी था, क्या इसको जीरो कर देंगे तो उसका भार जीरो हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा यहां पर कहेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? अगर उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर शून्य कर देंगे तो ये हमें, मुझे लग रहा है कि मेरे भाई ये गलत स्टेटमेंट आपको दे रखा है। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत दे रखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन गायब हो गया था क्या? स्लाइड बनाया, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहां भेज दिया जी? दियो, 2 नंबर क्वेश्चन इसका गायब है, 2 नंबर क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है। चलिए कोई बात नहीं है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है कि यहां पर क्या हो जाएगा, कि यहां पर रॉन्ग हो जाएगा मेरे भाई। ये जीरो हमारा सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ ये हमारा जीरो हो जाएगा। इसके जीरो होने से क्या उसका भार जीरो हो जाएगा वस्तु का? ये बिल्कुल गलत है। ये अगर जीरो होगा तो इस पाथ में गति नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही है। तब इस पाथ में गति नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ये स्टेटमेंट हमारा गलत था, ये स्टेटमेंट हमारा सही, ये स्टेटमेंट हमारा गलत था। आंसर करेंगे बी। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, चूंकि एक नंबर के बाद जो है डायरेक्ट, एक नंबर के बाद डायरेक्ट ही 3 नंबर क्वेश्चन का स्लाइड बन गया है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चलो बता ही देते हैं। एक सेकंड नंबर क्वेश्चन का स्लाइड ये लोग नहीं बनाया है, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका था उसको आप देखिए गौर से। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी द्रव की श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर द्रव की श्यानता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो द्रव की श्यानता की बात कर रहा है। एक बात बताइए, द्रव की श्यानता के ऊपर चर्चा करते हैं तो हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं, द्रव की श्यानता को म्यू से दिखाते तो ये श्यानता का मान क्या होगा? तो घट जाएगा। ये तो द्रव के केस में होगा, लेकिन अगर गैस की श्यानता की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना, अगर गैस की श्यानता की अगर हम बात करते हैं, इसको भी म्यू से हम दिखाते हैं, लेकिन इस केस में आपको ध्यान रखना कि अगर हम टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते, तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो यहां श्यानता और बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां पर 2 पैरामीटर है, इस पैरामीटर को आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये था
और दूसरा आपका ये वाला था। तो इसमें आप जब पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट पहला है कि यह ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ती है, जबकि हम करेंगे ताप द्रव की श्यानता, तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, यहां घट रहा है ये चीज। तो मेरे भाई ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है यह द्रव के विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला आंतरिक घर्षण बल होता है। जाहिर सी बात है, जो आंतरिक रेजिस्टेंस होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसी को तो श्यानता कहते हैं। इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे भाई याद रखना कि आंसर बी ही आपके करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी करेक्ट होगा। और बोल रहा है कि बताइए श्यानता की कोई इकाई नहीं, तो ऑप्शन सी में कह रहा है कि श्यानता की कोई इकाई नहीं होती, जबकि श्यानता का इकाई पास्कल गुना सेकंड होता है। इकाई कैसे नहीं होता है? तो एक ही स्टेटमेंट गलत था, जो कि ऑप्शन ए और सी गलत था, जबकि आंसर बी हमारा राइट था। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 का स्लाइड नहीं छूट गया था, लेकिन इसके आंसर्स क्या करेंगे? तो बी करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उष्मागतिकी पर पूछा है। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा बीपीएससी का? न्यू बैच के लिए अगर किसी को लगता है कि न्यू बैच जान झोंक करके पढ़ करके रिजल्ट देना है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाइए रिजल्ट के लिए। और ये क्लासेस आपको कल से स्टार्ट हो रहा है, कल यानी कि 17 तारीख से। आज तो 16 था ना शायद, कल 17 जून है। तो 17 जून से न्यू बैच आपका आ रहा है। 17 जून से आपका न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टीजीटी साइंस का आपको टीजीटी साइंस के बैच मिल जाएंगे। इसमें टीजीटी साइंस का बैच मिलेगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना इसमें 6 to 8 मैथ साइंस का भी आपको बैच मिल जाएगा। तो ये बैच मेरे भाई आपको 17 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस करना तो आप आइए, विकना पारी सेंटर जो मेन ब्रांच है वहां पे आपको ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और ऑनलाइन में ये क्लासेस आपको सेम डे आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी लगता है कि हमको साइंस की क्लासेस करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ने से बेनिफिट होता है, तो मेरे भाई आप आइए, और होता ही है, आप पढ़िएगा तो फायदा आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्मागतिकी के बारे में हमने आपको बताया था, याद कीजिए। और तीसरा नियम के बारे में मैंने डिटेल में आपको कई बार बताया हुआ है, और हम तो चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताइए। उष्मागतिकी का जो तीसरा नियम है, यह परम शून्य तापमान पर डिफाइंड होता है। यह बात आपको ध्यान रखना। सबसे पहला चीज तो यह ध्यान रखना है कि अगर उष्मागतिकी के तृतीय नियम की हम बात करते हैं, समझना होगा, और इसके तृतीय नियम की अगर हम बात करते हैं, तो यह मेरे भाई परम शून्य तापमान पर डिफाइंड होता है। ये डिफाइंड ही होता है इस तापमान पर, जिसको परम शून्य तापमान कहता है। और परम शून्य तापमान पर ये डिफाइंड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किस पर डिफाइंड होगा? तो परम शून्य तापमान पर ही डिफाइंड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और परम शून्य तापमान किसको कहते हैं? तो 0 केल्विन को कहते हैं। और 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, इसी को परम शून्य तापमान कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और ये कितने के बराबर? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये वो तापमान है जिस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान होता है। ये ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान, यानी इससे न्यूनतम तापमान पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान होता है मेरे भाई। ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम तापमान अगर कोई पूछता है तो आप कहेंगे इतना ही होता है। केल्विन में बोलिएगा तो इतना बोलिएगा, अगर सेल्सियस में बोलिएगा तो माइनस के साथ बोलना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस तापमान पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई इस तापमान पर पहुंचता है तो इस तापमान पर आपको ध्यान रखना है, पदार्थ, सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ आप देखते होंगे, सभी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की गति क्या होती है? तो सभी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी पदार्थ आपका 5 अवस्था में पदार्थ होता है, सभी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो गति होती है वो क्या होगी? कहेंगे गति उसकी शून्य हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा रुक जाती है, यानी उसमें कोई गति नहीं रह जाता है, वो कंप्लीट रूप से एक सॉलिड्स फॉर्म में हमारा आ जाता है, वो सॉलिड्स बन जाता है। तो यहां पर तीसरे नियम पर, अगर तीसरा नियम की बात करते हैं तो मेरे भाई परम शून्य तापमान पर डिफाइंड होता है। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, तुम अगर इस चीज को पढ़ोगे और मैंने जो पढ़ाया है ना, इसको रिलेट तुम कर लोगे। कहता है कि परम शून्य तापमान पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ कि एंट्रोपी क्या होगी। मेरे भाई मैंने एंट्रोपी के बारे में आपके सामने में डिस्कस किया है, और जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय जरूर हम एंट्रोपी के बारे में आपको बताए होंगे, और बताते ही हैं। एंट्रोपी के बारे में हमने आपको बताया, जो मेरी थ्योरी क्लासेस करते होंगे उनको जरूर ये बात पता होगा। एंट्रोपी के बारे में मैंने बोला था मेरे भाई कि एंट्रोपी क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स का जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होता है, रेंडमनेस होता है, उतनी ही एंट्रोपी उसकी ज्यादा होती है। यानी कि मेरे भाई आप सीधा समझ लीजिए, एंट्रोपी कहने का मतलब ये समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस का।
मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस का क्या होगा, तो ये समानुपाती होता है, इस बात को और ध्यान रखेंगे। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस की अगर हम बात करते हैं इसका क्या है, तो कहेंगे समानुपाती होता है। ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि अगर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस समानुपाती है तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हम 0 केल्विन पर लेकर चले गए और हम आपसे जानना चाहते हैं एट 0 केल्विन की अगर हम बात करते हैं, परम शून्य तापमान की बात करते हैं, इस तापमान की बात करते हैं, तो मेरे भाई मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर तो 0 हो जाएगा, वो तो कंप्लीट रूप से रुक जाएगा, कंप्लीट रूप से जहां है वहीं वो रह जाएगा, उसमें मोमेंटम होता ही नहीं, रेंडमनेस होगा ही नहीं, वो इधर उधर मूवमेंट करेगा ही नहीं। इस तापमान पर तो उसका डिसऑर्डरनेस 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो मेरे भाई एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया उसकी एंट्रोपी क्या होगी, तो कहेंगे इसकी एंट्रोपी जो होगी ना ऋणात्मक होगी ना धनात्मक होगी, उसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी, यानी मेरे उसकी एंट्रोपी शून्य हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप सीधा आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका किसी भी सूरत में यहां पर राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन के आप आंसर्स कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। हम ये कंसेप्ट आपको नहीं बताया है, ये सब कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, बीच में जी लिख देते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, तो इसको हम लोगों को वोल्टमीटर बनाने की बात कर रहा है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, सबके पीछे लॉजिक होता है। अगर हम आदर्श वोल्टमीटर की बात करते हैं, हम आपसे सिर्फ जानना चाहते हैं, अगर हम आदर्श वोल्टमीटर की बात करते हैं तो इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं। आदर्श वोल्टमीटर हम उस वोल्टमीटर को कहते हैं, आदर्श वोल्टमीटर हम उस वोल्टमीटर को कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस मेरे भाई अनंत होता है। जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस अनंत होता है, यानी इंफिनिटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं। तो मेरे भाई अगर कोई वोल्टमीटर बनाना चाहेगा तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का अपने आप ही रेजिस्टेंस होता है और बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम इस वोल्टमीटर इसको बनाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे ना कि इसके रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक तार लेंगे और उस तार का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, तो वो हमारा उच्च रेजिस्टेंस वाला तार को सीरीज में जोड़ेंगे। और जब किसी भी चीज को सीरीज में जोड़ते हैं तार को, गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा और अलग से भी उच्च प्रतिरोध के तार को हम जोड़ रहे हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे। जैसे दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीरीज में जोड़ने पर प्रतिरोध एकदम बढ़ जाता है। और यहां पर मेरे भाई इसलिए कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस हमारा होगा ये उच्च प्रतिरोध का तार हम लोग जोड़ते हैं, यहां पर उच्च प्रतिरोध का तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी को क्या करते हैं, सिंपल इसी को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसी को क्या करिए एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, यही आपका वोल्टमीटर बन गया। यही क्या बन गया मेरे भाई, तो इसी को हम कह देते हैं, यही हमारा क्या हो गया, एक बक्सा में इसको बंद कर दीजिए और इसी को आप कह दीजिए कि ये हमारा वोल्टमीटर बन गया। क्योंकि हमको क्या चाहिए था, वोल्टमीटर आदर्श है कोई चीज, तो आदर्श वोल्टमीटर का आप रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर रहे हैं, इतना अधिक कर रहे हैं। तो मेरे पास आदर्श अगर कोई चीज नहीं होता तो वोल्टमीटर बनाने के लिए ये तो श्योर है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन आदर्श वोल्टमीटर बोलेगा तो रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए। अगर मान लेते हैं सिंपल वोल्टमीटर बोलेगा तो उसका रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है लेकिन मैक्सिमम होता है। हमको मैक्सिमम अगर चाहिए तो जाहिर सी बात है उसके साथ हम सीरीज में जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को और ऐसे प्रतिरोध को जोड़े जाएंगे सीरीज के साथ जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और जब ज्यादा प्रतिरोध को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध और बढ़ जाएगा हमारा, इससे भी अधिकतम प्रतिरोध हमारा हो जाएगा। तो ये एक वोल्टमीटर की तरह हमारा काम करने लगेगा। तो बताओ मेरे भाई कैसे जोड़े, तो सीरीज में जोड़े, कैसे जोड़े तो सीरीज में जोड़े, उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़े। तो गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिवाइस था उसको वोल्टमीटर बनाना था तो हमने क्या किया, हमने मेरे भाई सीरीज का इस्तेमाल किया और श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ करके हमने वोल्टमीटर बना दिया। हमने क्या बना दिया, तो हमने वोल्टमीटर बना दिया। और वोल्टमीटर में याद रखना उसका रेजिस्टेंस हमारा उच्च बनाना था और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमारा उच्च होता ही है। और आदर्श वोल्टमीटर अगर बोल दे तो उसका रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट तक चला जाता है। और इसी तरीके से आपको एक और बात समझना है, एक आदर्श एमीटर हमारा होता है, एक आदर्श हमारा एमीटर होता है, आपने सुना ही होगा। आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब हमको एमीटर अगर बनाना होगा, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना होगा तो रेजिस्टेंस को तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को हमको 0 लेके जाना है। ये आदर्श एमीटर है तो रेजिस्टेंस 0 है, सिर्फ एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस को मिनिमम करना होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम करना है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए सीरीज में जोड़ेंगे और अगर कभी एमीटर को रेजिस्टेंस को घटाना है तो आप पैरेलल में उसको कनेक्शन करेंगे। तो मेरे भाई एक बात बताइए, हमारे पास ये
गैल्वेनोमीटर का डिवाइस है, हमको क्या करना है, तो एमीटर बनाना है। तो आप कहेंगे सर एमीटर, आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और सिंपल एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम लेंगे हम लोग। तो रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है? तो जब आप किसी भी तार को पैरेलल में जब जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, तो पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो हम पैरेलल में उसको जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध एकदम कम होता है, जिसको संट कह देते हैं। और मेरे भाई संट जो हमारा होता है ना, ये निम्न प्रतिरोध वाला हमारा होता है। ये कैसा होगा, तो निम्न प्रतिरोध वाला हमारा होता है। और जब पैरेलल में आप किसी सर्किट में किसी को जोड़ते हो तो वैसे प्रतिरोध में याद रखना कि पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो जो कम प्रतिरोध होता है उससे भी टोटल प्रतिरोध का मान कम आ जाता है। तब इसको एक बॉक्स में आप बंद कर दीजिए, और जब इसको बॉक्स में बंद करेंगे तो इसी को आप क्या कह देते हैं, तो इसी को आप एमीटर कह देते हैं, और कोई बात नहीं है। इसी को आप क्या कह देते हैं मेरे भाई, तो इसी को आप एमीटर कह देते हैं। तो अगर एमीटर बनाना था तो रेजिस्टेंस को कम करना था, वोल्ट मीटर बनाना था रेजिस्टेंस को बड़ा करना था, और रेजिस्टेंस को जब भी बड़ा करेंगे तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे तभी तो और ज्यादा बड़ा होगा। और अगर आपको रेजिस्टेंस को कम करना है एमीटर में, तो जाहिर सी बात है आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो वैसे प्रतिरोध को जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम होता है, इसलिए संट का हम इस्तेमाल करते हैं। और संट जो होता है न्यूनतम प्रतिरोध वाला हमारा तार होता है, उसको जोड़ देते हैं, पैरेलल में जोड़ेंगे और प्रतिरोध का मान हमारा कम हो जाता है, यानी संट का जो प्रतिरोध होगा उससे भी टोटल मान हमारा कम आ जाता है। तो मेरे भाई उसके पीछे लॉजिक होता है, क्या हम क्या यूज कर रहे हैं, किसके साथ कैसा कर रहे हैं। तो अगर इससे इसमें अगर पूछता तो हम कहते हैं कि समानांतर क्रम में एक अल्प मात्रा का जो प्रतिरोध होगा उसको जोड़ कर, यानी संट को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, अमीटर बनाते हैं। इसमें उच्च प्रतिरोध के तार को सीरीज में जोड़ करके वोल्टमीटर बनाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक जो है हमने आपको बताया, और शायद ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जिंदगी में आप कभी गलती नहीं करोगे। अगला कहता है कि एक मोटी कांच की पट्टी के सामने की सतह से परावर्तित प्रतिबिंब की तुलना में पीछे की चांदी की सतह परावर्तित प्रतिबिंब अधिक चमकीला क्यों होता है। ये इसके कहने का मतलब कुछ ऐसा है जिस पर हम लोग यहां पर फोकस कर रहे हैं। मेरे भाई इसमें आपको समझना है, कि इसमें 2 लेयर हमारा है। कितने लेयर है, तो इसमें 2 लेयर हमारा, इस बात को ध्यान रखना। एक हमारा आगे का लेयर है तो एक हमारा पीछे का लेयर है। अब इसमें 2 लेयर की हम बात कर रहे हैं। कितने लेयर की बात कर रहे हैं, तो 2 लेयर की बात कर रहे हैं। एक तरफ क्या करते हैं मेरे, जैसे दर्पण ही हम लोग पढ़ते हैं तो एक तरफ हम लोग पेंटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो एक तरफ कंप्लीट रूप से पेंटिंग कर देते हैं। मान लेते हैं इसको मिरर ही कह लीजिए, मान लेते चूंकि प्रतिबिंब मेरे भाई मिरर ही कह लीजिए, आप इसको दर्पण ही कह लीजिए। ये समतल दर्पण आपको दिख रहा होगा। तो एक तरफ इसका तो पेंटिंग क्या हुआ, तो ये तो पेंटिंग, ये तो हमारा पेंटेड सतह है। ये कैसा, तो ये हमारा पेंटेड सतह है, इस बात को ध्यान रखना। और जो पेंटेड सतह हमारा होगा इसमें सिल्वर नाइट्रेट की पेंटिंग करते हैं। इसमें किसकी पेंटिंग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की पेंटिंग करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट हमारा होगा इसको हम लोग AgNO3 के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी की पेंटिंग करते हैं हम लोग। और ये क्यों करते हैं, अच्छा परावर्तक सतह देता है, इससे मेरे भाई अच्छा परावर्तक सतह प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा परावर्तक सतह प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान, अच्छा परावर्तक सतह प्राप्त होता है, इससे अच्छा परावर्तक सतह प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक तरफ तो हमारा ये हो गया, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरी तरफ हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस की हम बात करते हैं, इस तरफ हमारा होता है। तो एक तरफ तो हमारा पेंट किया हुआ सतह है और दूसरी तरफ हमारा परावर्तक सतह। आप इसको कह दीजिए कि ये प्रकाश पड़ेगी तो इधर से टकरा करके वापस आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं परावर्तक सतह हमारा। 2 सतह इस पर हमारा है। इस पर कितनी सतह है, तो 2 सतह हमारा, एक पेंटेड और एक परावर्तक। ये दर्पण के पीछे का भाग, ये दर्पण के आगे का भाग। अब क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और क्या कहता है उसको थोड़ा फोकस करते हैं। कह रहा है कि एक मोटी कांच की जो पट्टी है के सामने की सतह, सामने की सतह परावर्तक सतह की बात कर रहा है, से परावर्तित प्रतिबिंब की तुलना में पीछे की चांदी की सतह से परावर्तित प्रतिबिंब अधिक चमकीला क्यों होता है। क्योंकि आप सिल्वर नाइट्रेट की पेंटिंग करते हैं तो ये मेरे भाई बहुत ही अच्छा परावर्तक सतह बन जाता है, इसलिए आपको ज्यादा चमकीला दिखता है। अगर मान लेते हैं किसी भी चीज का 100% रिफ्लेक्शन होगा और किसी भी चीज का 50% रिफ्लेक्शन होगा तो कौन ज्यादा चमकेगा, तो जिसका रिफ्लेक्शन 100% होगा वो आपको ज्यादा ब्राइटनेस में चमकेगा, और जिसका रिफ्लेक्शन 50% से कम होगा या 100% से कम होगा वो आपको थोड़ा डिम दिखाई देगा। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं चांदी की सतह अधिक प्रकाश को अवशोषित करती नहीं, चांदी की सतह लगभग संपूर्ण आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जबकि सामने से आने वाली सतह आंशिक ही परावर्तित कर पाती, चूंकि कुछ को ऑब्जर्व करेगा तो कुछ को रिफ्लेक्ट कर पाता है। लेकिन अगर सिल्वर नाइट्रेट की पेंटिंग कर दी है, अच्छा परावर्तक सतह मतलब 100% परावर्तन करेगा, इसलिए वो चमकीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी के साथ चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। ऑप्शन बी सोचेंगे, दूसरा कुछ नहीं सोचना। आगे बढ़ते हैं।
अगला यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ का वह गुण जो क्या दर्शाता है। सबसे पहले तो आपको डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या होता है। अगर कोई हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका मतलब क्या होता है, तो आप एक बात जान लीजिए, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा होता है इसको इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये एक इंसुलेटर की तरह हमारा काम करता है। ये किसके तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। और इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या करते थे, इसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। और एग्जांपल अगर इंसुलेटर की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल अगर हमारा होगा, जैसे हम लोग माइका का नाम सुने होंगे, माइका का जो सीट होता है, आप कागज भी इसमें ले सकते हैं, कागज का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो मेरे भाई ये सब हमारा क्या, तो विद्युत रोधी होता है, जो कि डाइलेक्ट्रिक हमारा यहां पर मटेरियल में हमारा ये सब आता है। अगर कोई बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बात कर रहा है। और इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा इंसुलेटर कहलाता है, जिससे करंट पास नहीं करता, जिसको विद्युत रोधी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जिससे करंट पास नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं जिससे विद्युत धारा पास नहीं करती है, उसको हम लोग ऐसा कहते हैं। जिससे विद्युत धारा पास नहीं करती उसी को कहते हैं, जिससे विद्युत धारा पास नहीं करती है, जिससे विद्युत धारा पास नहीं करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग यहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अब समझना है मेरे भाई, ये बात तो समझ में आपको आ गया होगा। अब मामला क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी परावैद्युत पदार्थ का वह गुण जो क्या दर्शाता है, उसकी धारिता बढ़ाने की क्षमता को बताता है। धारिता बढ़ाने की क्षमता मतलब समझ रहे हैं, क्या वो उससे ज्यादा करंट पास करने की बात कर रहे हैं, नहीं। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा होगा ये बताता है उससे कितना कम करंट पास करेगा, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह वो बिहेव करता है। अगला कहता है कि वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिससे वह बिना भंजन बिना ब्रेकडाउन का या विद्युत चालक बने वह सहन कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब इनका साफ है मेरे भाई कि अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, एक प्लेट हमारा ये है, दूसरा प्लेट हमारा ये है। एक प्लेट पर हमारा जितना भी चार्ज है उसको कह दिए कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरे प्लेट पर जितना चार्ज है सबको कह दिए माइनस क्यू चार्ज है। अब इसके बीच में हम लोग ऐसे पदार्थ को रख देते हैं, इसके बीच में ऐसे पदार्थ को रख देते हैं जो कि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम कहते हैं। जो कि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल में ये सब हमारा हो सकता है, कागज भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है। ये कागज माइका हमारा हो सकता है, और इसी को हम कह दिए कि यहां पर हमारा क्या है, तो इसी को हम कह दिए हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर इसी को कह दिए हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम उसको कहते हैं जिससे हमारा विद्युत धारा पास नहीं करता, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब वो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आपको बताना होगा क्या मेरे भाई, ये प्लस वाला जो चार्ज है माइनस वाले के चार्ज जाना चाहेगा, और माइनस वाला क्या होगा, तो प्लस वाले के पास आना चाहेगा। मेरे भाई ऐसा तो चाहेगा ही चाहेगा, चूंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये इधर आना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। तो प्लस वाला जो भी हमारा होगा, ये जो प्लस वाला हमारा होगा, इससे इधर की ओर जाना चाहेगा, इधर की ओर जाना चाहेगा। और जो माइनस वाला हमारा इधर की ओर है, जो माइनस वाला है वो हमारा इधर की ओर आना चाहेगा, यही होगा। तो माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर हमारा जाना चाहेगा। तो जब प्लस और माइनस का मोमेंटम अगर हमारा हो जाएगा तब तो हम कहेंगे करंट पास कर ही जाएगा, विद्युत धारा इससे पास कर ही जाएगा। तो मेरे भाई अगर ये विद्युत धारा को पास नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा है। और अगर इससे करंट पास कर गया, अगर इससे चार्ज का फ्लो हो गया, तो इसका मतलब मेरे भाई इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा ये कम होगा। तो आपसे पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी परावैद्युत पदार्थ का वह गुण होता है जो वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिससे वह बिना भंजन यानी कि बिना गए आए उससे बिना गए आए विद्युत चालक बने सहन कर सकता। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन और बिकमिंग इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। यानी ये कहना चाहता है मेरे भाई कि इसका अगर हम बोले कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब तक ये चार्ज को जाने नहीं दे रहा है। जब इससे चार्ज चला जाएगा, जब इससे चार्ज मेरे भाई चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इंसुलेटर था ये कंडक्टर हमारा बन जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो इससे करंट पास करने लगेगा, और वैसी परिस्थिति में ये फिर हमारा क्या बन जाता है, इसी को हम लोग यहां पर कंडक्टर कह देते हैं। इसलिए लिखा अधिकतम विद्युत क्षेत्र में ऐसा पॉसिबिलिटी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि गॉस का नियम जो हमारा क्या कहता है। मेरे भाई गॉस लॉ नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये 12th का चीज होता है, लेकिन आप जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो जानना जरूरी है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर गॉस लॉ की बात करते हैं। ये जो गॉस लॉ हमारा होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं गॉस लॉ। स्थिर वैद्युतिकी में देखते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के उसके पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश की। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहां पर एक प्लेन है
और इस प्लेन सरफेस की अगर हम बात करें, थोड़ा उल्टा लेते हैं, इस प्लेन को अगर हम ऐसे दिखाएं, ये मान लेते हैं कि हमारा एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस से क्या पास कर रहा है, तो इस प्लेन सरफेस से मेरे भाई यहां से बहुत सारी फ्लक्सें पास कर रही है, इस प्लेन सरफेस से बहुत सारी फ्लक्सें पास कर रही है, और ये मान के चलते हैं कि इसका एरिया जो इस प्लेट का होगा उसको मान लेते हैं कि ये डीए एरिया है, और जो इससे पास कर रहा है इसको हम लोग क्या कह दिए, तो जो इससे पास कर रहा है ये हमारा क्या है, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अगर हम लोग देखते हैं इसको, अगर हम लोग क्या देखें तो यहां पर हम लोग सीधा कह सकते हैं इससे जो हमारा पास कर रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इससे पास कर रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ये पास कर रहा है। गॉस नियम की अगर हम बात करते हैं तो गॉस लॉ हमारा यही कहता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, गॉस के नियम पर अगर हम लोग चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारा पास करता है। छोड़ो इतना झंझट नहीं पालना, सीधा समझिए काम बनाइए, सीधा बात है। गॉस लॉ अगर पढ़ते हैं तो जो हमारा फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स हमारा जी अगर पास करेगा तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स पास करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे हमारा इंटीग्रेशन का साइन होगा, और संपूर्ण इंटीग्रेशन मतलब हमारा पूरा क्लोज इंटीग्रेशन हमारा होता है, इसका इसलिए सिंबल जीरो की तरफ हम लोग दिखाएं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और एरिया वेक्टर जो हमारा डीए होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हमारा टोटल का टोटल फ्लक्स निकाल करके दे देता है कितना उससे फ्लक्स पास कर रहा है। तो गॉस का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ की अगर बात कर रहा है, इसलिए तो ये वाला सिंबल हम इंटीग्रेशन में लिए हैं, इसका मतलब ये होता है बंद पृष्ठ जो गोलाकार आप दिए हैं लाइन पे, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश से संबंधित करता है। इसका मतलब मेरे पास इसका फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, और आप इस बात को समझिए, ये उसी पर हमारा डिफाइंड होता है। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि फैराडे का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की बात करते हैं, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर हम फैराडे की अगर बात करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस याद कीजिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह काम करता है, हमारा ट्रांसफार्मर इसी पे काम करता है, हमारा जनरेटर वगैरह भी इसी पे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि निहायत गलत है। मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल से यह पता चलता है कि जो हमारा ईएमएफ हमारा होगा यह समानुपाती होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर का, फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, यह समानुपाती का रिलेशन है, यानी कि ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर पूरा हो गया और ये ईएमएफ हो गया, और ये दोनों पैरामीटर अलग अलग है, इसको बोलेंगे फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये ईएमएफ है, दोनों के दोनों समानुपाती का रिलेशन है। यहां कह क्या रहा था, यहां कह रहा था फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि प्रेरित विद्युत बल, इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है, यहां पर किसकी बात कर रहा है, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो डी फाई, और दर अगर बोल दिया तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ईएमएफ हमारा होगा, ये जो ईएमएफ होगा क्या ये समानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 में हमारा उल्टा ये रिलेशन को बता रहा है। क्या ये उल्टा बताता है? नहीं। ये कैसे बताता है मेरे पे, तो सीधा बताता है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है और ये ईएमएफ है, ये दोनों समानुपाती का रिलेशन देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट व्युत्क्रमानुपाती की वजह से ये गलत हो गया, एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, और आंसर करेंगे हमारा केवल और केवल 1 करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा गया था। आगे चलते हैं। अगला, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा क्वांटम होती है और मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आपसे पूछा। अच्छा, एनर्जी का रिलेशन हमारा यहां पर किससे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पूछा गया है। तो एक बात आप बताइए मेरे भाई, हम लोग बोर मॉडल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो हम लोग बोर मॉडल की बात करते हैं। अब ये जो बोर मॉडल हमारा होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा। इनका बोर का कहना यह था कि जैसे मान लेते ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा क्या है, तो ये कक्षाएं हैं, इसके चारों तरफ क्या है, तो ये कक्षाएं हैं। तो इनका यह कहना था मेरे भाई कि इसमें से जितनी भी कक्षाएं आप देख रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको हम कक्षा कह दिए, क्या इसको बोल दिए कि हमारा कक्षा क्या है, तो इसको कह दिए के, इसको कह दिए एल, इसको कह दिए एम, इसको कह दिए एन। तो अगर ये के है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज किए, तो इसके लिए हम लोग एन का मान 1 यूज किए, इसके लिए हम लोग एन का मान 2 यूज किए, इसके लिए हम लोग एन का मान 3 यूज किए, इसके लिए हम लोग एन का मान 4 लिए। तो मेरे भाई इनका यह कहना था, बोर मॉडल का यह कहना है
कि किसी भी एक कक्षा की अगर हम बात करें, समझना गौर से, किसी भी एक कक्षा की हम बात करें तो उस एक कक्षा के अंदर जो एनर्जी है वो कभी नहीं बदलेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें एनर्जी, निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है, वो उसी कक्षा में घूमता रहेगा। उस कक्षा का एनर्जी कभी घट नहीं सकता है, उस कक्षा का एनर्जी कभी कम नहीं हो सकता है, ना कभी बढ़ सकता है। लेकिन इसके बाद दूसरी कक्षा का एनर्जी ज्यादा होगा, फिर तीसरे कक्षा का एनर्जी ज्यादा होगा, चौथे कक्षा का एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन कोई भी अगर कोई एक पर्टिकुलर कक्षा की अगर बात कर लेंगे तो उस कक्षा के एनर्जी कांस्टेंट बने रहेंगे, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। लेकिन मेरे भाई इनका ये स्टेटमेंट था कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, अगर न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं यानी कि इसकी त्रिज्या अगर बढ़ती है तो याद रखना मेरे भाई जो एनर्जी लेवल होगा हमारा क्या होगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर जो एनर्जी लेवल हमारा होता है, अगर एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो ये भी हमारा बढ़ता है। तो अगर हम देख रहे हैं मेरे भाई कि जैसे से एन का मान बढ़ रहा है, मतलब त्रिज्या का बढ़ना मतलब एन का मान बढ़ना, और एन का मान बढ़ना मतलब एनर्जी लेवल बढ़ना, तो मेरे भाई इनका यह कहना था कि न्यूक्लियस के जितना नजदीक आएंगे उतना एनर्जी लेवल कम होगा किसी भी कक्षा का, न्यूक्लियस से अगर दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ेगा, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर कक्षा का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, यह इनका कहना था। हाँ, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में एनर्जी अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कक्षा में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन कहा गया है। आप ये मत सोचना कि एनर्जी ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम कर रहा है, इसका मतलब यह है किसी एक पर्टिकुलर कक्षा की बात करें उस पर यह बेसिस था। लेकिन उनका यह कहना था न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, न्यूक्लियस के पास आएंगे तो एनर्जी लेवल घटेगा, अगर दूर जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, और दूर जाएंगे तो मेरे कक्षाएं बढ़ेगी, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, और इस तरीके से। तो मेरे भाई यहां पर जो रिलेशन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ हमारा आता है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एनर्जी के साथ रिलेशन आता है, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे एन का मान बढ़ रहा है एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाता है, यानी कि अगर हमारा n का मान बढ़ेगा, कक्षा का मान बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। यानी अलग अलग कक्षा का एनर्जी लेवल क्या होगा तो अलग अलग होगा, लेकिन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और न्यूक्लियस के पास आएंगे तो हमारा एनर्जी लेवल घटता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कक्षा का एनर्जी लेवल हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहां पर सीधा कह सकते हैं, बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे आप? कहेंगे सर हमारा क्या होगा, तो यहां पर बोला गया एनर्जी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें, इसको हम लोग ई से दिखा देते हैं, और उसके बाद मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। मेरे में मुख्य क्वांटम संख्या कहने का मतलब है एन का मान 1, एन का मान 2, एन का मान 3, एन का मान 4, एन का मान 5, ऐसे करके हमारे अनंत तक हो सकते हैं, लेकिन एन का मान 0 नहीं लेना है। तो 1 से तो शुरुआतें करते हैं, तो आप इसको कंसीडर करिए कि क्वांटम संख्या, उसको आप ऐसे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन दोनों में कैसा रिलेशन, समानुपाती का रिलेशन है। तो ई और एन में कैसा रिलेशन है, तो कहेंगे समानुपाती का रिलेशन है। और इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे मेरे भाई क्या होंगे, तो आप सीधा आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। काहे बोर्ड काम कर रहा है, बोर्ड ही हैंग कर जाता है। हाँ चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दे रखा है गामा 6 की बात करते हैं मेरे भाई। यहां पर गामा 6 की बात करते हैं, तब कहता है कि नाभिक से क्या उत्सर्जित होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, गामा 6 की बात कर रहा है, अल्फा बीटा डी का, अल्फा बीटा गामा डी के का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? और जब कभी भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो वहीं से हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा होता है तो इसी से अल्फा का भी इमिशन होता है, अल्फा इमिशन होगा, इसी से हमारा बीटा इमिशंस भी होगा, इसी से हमारा क्या होगा, हम कहेंगे यहां पर गामा इमिशंस भी होगा। अल्फा इमिशंस, बीटा इमिशन, गामा इमिशन भी हमारा होगा। यानी कहां से होगा, तो कहेंगे हम लोग सीधा का सीधा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमारा होना। इस तरीके से आप इस बात को समझिए। कहां से होगा, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमारा अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन होता है। आपसे पूछा गया है कि गामा का 6 नाभिक से क्या उत्सर्जित करता है? क्या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा? क्या प्रोटॉन को उत्सर्जित करेगा? नहीं मेरे भाई। गामा की अगर हम बात करें तो गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर चार्ज होगा, इस पर चार्ज होगा। अल्फा बीटा का कंसेप्ट इसमें आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट आएगा, लेकिन गामा में कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। गामा की अगर बात करते हैं मेरे भाई, ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो गामा किरण अगर निकल रही है, इसका मतलब उच्च ऊर्जा के फोटोन निकल रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को ही फोटोन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ना तो मेरे भाई ये उत्सर्जित होगा, ना तो ये उत्सर्जित होगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा जो हमारा कण होता है वो हमारा
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है, और जब बीटा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गामा पर हम कहेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन, ना तो प्रोटॉन, ना तो न्यूट्रॉन। अगर हम गामा की बात करते हैं तो ये हमारा फोटोन्स की हम अगर बात करते हैं तो उच्च ऊर्जा का हमारा फोटोन होता है, और वही गामा किरण हमारा एनर्जी हमारा इस फॉर्म में हमारा बना, इसी का इमिशन हमारा होता है। तो मेरे पास इस बात को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, सी। नेक्स्ट, धारा के परिमाण को क्या कहते हैं? परिमाण मतलब समझते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, धारा का परिमाण क्या कहलाता है? यहां पर गलत लिखा हुआ, द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज, क्या लिखा? द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज, धारा के परिमाण का, अच्छा मात्रक है, कह रहा है कि धारा के परिमाण का मात्रक क्या है, तो मात्रक पर फोकस करना। धारा के परिमाण का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो मेरे भाई मात्रक तो क्या होगा, हम लोग सीधा कहेंगे एम्पियर ही होता करंट का। आगे चलता, और याद रखिएगा आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मीनिंग क्या समझते हैं? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? तो इसी को विद्युत धारा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए दर लगा हुआ तो समय से डिवाइड, आवेश के प्रवाह, आवेश को क्यू से दिखा दिए, और दर लगा हुआ तो समय से डिवाइड, और किसके बराबर हो गया? तो विद्युत धारा, इसको करंट कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला भी यहां से डिराइव हो जाता है इस तरीके से। और ध्यान रखना मेरे भाई, आवेश, आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट को कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। और कई बार तो यह पूछा गया है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, यहीं से नाम लिखे हैं, कुछ और तो अलग चीज नहीं उतारे हैं, यहां पे डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, यानी कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, यह पूछा गया है। और कह रहा है कि कण भौतिकी के मानक मॉडल के अनुसार, देखो यहां पर दो बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर मेरे भाई भौतिकी के मानक मॉडल के अनुसार पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हमारे कौन से होंगे, तो भौतिकी के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना भौतिकी फिजिक्स की बात करते हैं, तो भौतिकी के मानक मॉडल के अनुसार, मानक मॉडल के अनुसार अगर हम लोग देखें, इसके अनुसार अगर हम लोग देखें, मानक मॉडल के अनुसार अगर हम लोग देखें, तो मेरे भाई यहां पर देखना जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो कौन कौन सा होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल हमारा कौन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए मेरे भाई, आपने बोला होगा जिग्स बोसोन का नाम आपने सुना होगा, तो वो भी हमारा इसी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके हिसाब से हमारा क्वार्क है शामिल, इसके हिसाब से हमारा क्या शामिल, तो हम कहेंगे क्वार्क है हमारा शामिल। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है और क्या होगा मेरे भाई, तो और आपको ध्यान रखना है एक हमारा लेप्टॉन होता है, ये भी पार्टिकल्स है लेप्टॉन। और तीसरा भी हमारा एक पार्टिकल होता है, इसका नाम आपने सुना होगा, हम लोग यहां पर बोसोन कहते हैं, बोसोन भी हमारा एक पार्टिकल है, ध्यान रखना। तो ये सब हमारा भौतिकी मानक मॉडल के अनुसार हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। अब यहां पर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भौतिकी मानक मॉडल लिख दिया है, यही तीन को चीज होना चाहिए। तो जहां जहां क्वार्क से बना हुआ वो तो हुई जगह, चूंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, क्वार्क से बना हुआ, इसका मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसका मतलब है मेरे भाई इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारा कौन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कौन नहीं होता, फोटोन नहीं होगा। तो हमसे पूछा गया है क्या इनमें से कौन सा हमारा नहीं है, शायद यही नहीं पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला और तीसरा सही नहीं है, पहला और तीसरा सही नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला और तीसरा सही नहीं है, पहला और तीसरा सही नहीं ये पूछा गया। ये कौन सा मूल कण नहीं है, कौन सा मूल कण नहीं है, तो मूल कण जो नहीं है पहला और तीसरा नहीं है, पहला और तीसरा। इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रखा है, आंसर 1 और 3 ही हम लोग करेंगे, ये सही नहीं है आपका। यहां क्या कह दिया, ये गलत आपको टिका दिया यहां पर, इसको आप हटा दीजिए। नीचे वाला जो लाइन है ना इसको आप हटा दीजिए, नीचे वाला लाइन कंफ्यूज करेगा, इसको आप हटा दीजिए, गलत से टाइपिंग है। कौन सा सही नहीं पहले ही बोल दिया, तो कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, तो पहला और तीसरा हमारा क्या है, कहेंगे सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को किस में जलाते हैं? तो मैग्नीशियम रिबन को आप हवा में जलाते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और यहां पर आपने किसको जलाया? तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन को जलाया। किसके साथ? तो ऑक्सीजन के साथ। ये जल गया और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स MgO हमारा बन गया। तो मेरे भाई ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हमारे बन गए। ये धातु के ऑक्साइड्स हमारे, धातु के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति का होता है। अब जैसे ही आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये आपको श्वेत प्रकाश का चमकता हुआ लो फ्लेम देगा, और साथ ही साथ मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनेंगे जो कि हमारा सफेद पाउडर के रूप में होगा। और मेरे भाई इसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहा है, एक सिंगल हमारा उत्पाद बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संयोजन अभिक्रिया भी हमारा है। यहां कह रहे कि कोई अभिक्रिया नहीं होती, स्टेटमेंट गलत हो गया। ये तीनों स्टेटमेंट आपके राइट है, 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलता, किसी सेल के लिए यदि डेल्टा जी, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, का मान ऋणात्मक होगा तो सेल का जो ईएमएफ होगा हमारा क्या होगा? मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना। इसके लिए एक चार्ट हम बताते हैं, और इस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो डिटेल में ये आपका 12th में ये सब चीज हम लोग को डिटेल में पढ़ना होता है। तो इसका एक चार्ट हम बताते हैं और उस चार्ट को आप फॉलो करिएगा। एक तरफ आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, एक तरफ आपको रखना है कि हमारा क्या है, तो यहां पर ई सेल की हम बात कर लेते हैं, और दूसरा हमारा क्या है डेल्टा, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो अगर ई सेल का मान अगर पॉजिटिव होगा तो मेरे भाई इसका मान क्या होगा? तो यहां नेगेटिव होगा, समझना गौर से। और अगर इसका मान नेगेटिव होता है तो इसका मान पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस तरीके से। और अगर ये 0 होगा तो ये भी क्या होगा? तो 0 होगा। अब मेरे भाई अगर ऐसा रिएक्शन अगर हमारा होता है, इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ये फास्ट रिएक्शन हमारा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा तो फास्ट होता है। जबकि अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका जस्ट उल्टा अगर ये हो गया तो इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ये कैसा होगा? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा होता है, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा, अगर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 है और इस सेल का मान भी अगर 0 है तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा होता है। ये किस कंडीशन में? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। इस चार्ट को मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका लगेगा। अब आप बताइए, यहां पर अगर इस चार्ट को अगर आप यहां पर संभाल लिए तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए और आंसर करके बताइए मेरे भाई क्या होगा। इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, डेल्टा जी को। ये ई सेल हमारा है, इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करें, इसको ईएमएफ सेल आप कह रहे हैं। अब बताइए, अगर आपको कह रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी का मान ऋणात्मक रखना है, किसका मान ऋणात्मक? अगर इसका मान मेरे भाई ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो ई सेल का मान तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये 0 तो ये भी 0 होगा। याद रखना, कितना बड़ा, बहुत डिफिकल्ट काम है नहीं। अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, और ये अगर पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव, ये 0 तो ये 0 होगा। तीनों कंडीशंस आपको बता दी है। अब बताइए मेरे भाई, अगर ये नेगेटिव है, आप ही बताओ ई सेल क्या होगा? कहेंगे जो ई सेल हमारा होगा वो कैसा होगा? तो कहेंगे पॉजिटिव होगा। ई सेल हमारा कैसा होगा? तो ई सेल जो ईएमएफ सेल हमारा होगा वो धनात्मक होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर आपका सीधा कहेंगे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक नजर में हो गया, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन हमारा डी ब्लॉक से रिलेटेड है। एक बात बताइए मेरे भाई, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं, ये जो डी ब्लॉक के हमारे एलिमेंट होते हैं, इसको संक्रमण तत्व कहिए या संक्रमण धातु कहिए, दोनों चलेगा। इसको आप संक्रमण तत्व कह दीजिए या संक्रमण धातु कह दीजिए, दोनों चलेगा। चूंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर हमारा धातु ही आता है, इसलिए धातु भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं, चलेगा। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना, इसके जो डी ऑर्बिट्स होते हैं वो आपका फुलफिल नहीं होता है। यानी कहने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर हम लोग संक्रमण तत्व अगर कहते तो क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन है, और उसके पीछे रीजन क्या है उसको आप समझिए। इनका रीजन ये है कि क्योंकि मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उनके संयुक्ता कोष में अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड हमारा डी ऑर्बिटल रह जाता है। डी ऑर्बिटल आपका आधा रह जाता है भरा हुआ, कंप्लीट फुल नहीं हो पाता है। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, तो ये संक्रमण तत्व कहलाता है। अब आप कहिएगा सर कैसे, तो आप एक बात कीजिए, एक काम कीजिए मेरे भाई, जैसे कि हम किसको ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का है। एक एग्जांपल आप मैग्नीज ले, आपको जिसका मन करेगा उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मन कर रहा था मैग्नीज लेने का, हमने मैग्नीज ले लिया। और मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है, कहेंगे 25 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी। हम आपसे कहना चाहेंगे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम क्या करते हैं, आर्गन को रख देते हैं पहले। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसी में चला गया, बचा कितना मेरे भाई, तो 18 के बाद कितना बचा, तो 18
18 ये हो गया, 25 तक पहुंचना 18, तो यानी 7 बचा। अगर 7 बचेगा तो हम कहेंगे यहां पर फिर डी ऑर्बिटल में भरेगा और 3d5 होगा, और फिर हमारा यहां पर कितना होगा, तो हमारा 4s2 हो जाएगा। अगर इसका अरेंजमेंट अगर देखना तो इसको तो हम नहीं दिखाएंगे, इसको सिर्फ हम दिखाते हैं। तो मेरे भाई डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारा हम लोग जानते हैं एस में 2 रह सकता है, पी में 6 रह सकता है, तो डी में हमारा कितना, तो कहेंगे 10 रह सकता है। अगर डी में 10 रह सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो कितना खांचा, 5 खांचा बनेगा, और हम लोग कहेंगे कि पहले हमारा एक एक ठो इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक एक ठो इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें जाएगा, तभी जाकर के हमारा एस में जाएगा, और एस में हमारा क्लॉक एंटी क्लॉक हमारा होगा। तो ये इसके भरने का तरीका होता है। बताओ ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है कि नहीं है, सब में एक एक हमारा भरा हुआ है। तो मेरे इस तरीके से देखते हैं। और इसी तरीके से आप इस पर मैग्नीज में प्लस भी कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैग्नीज में अगर हम यहां पर प्लस भी लगा दिए, 2+ कर देते हैं, तो ये हमारा 23 हो जाएगा। और अगर ये 23 हो गया तो इसका हम लिखेंगे कि अगर आर्गन है तो आर्गन रहेगा ही रहेगा। अगर 25 था तो आर्गन था, 23 भी तो आर्गन है, लेकिन यहां पर 7 को है मेरे भाई, यहां पर 2 की कमी होगी तो ये 0 हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, तो कहेंगे 3d5 बच गया, और हम कहेंगे 4s की वैल्यू तो 0 हो गए, तो इसका तो कोई मामला ही नहीं रहेगा। अभी भी डी ऑर्बिटल हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां डी ऑर्बिटल भरा नहीं, और हम कह दिए मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन हमारा सब में बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा बना हुआ, इसका जोड़ा मिला नहीं, तो ये अभी भी इनकम्प्लीट हमारा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना, +2 हमारा, अगर जितना ऑब्वियस रहेगा उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिए कि संक्रमण तत्व कहने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे क्योंकि उनकी संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष कहने वाला जो बाहरी इलेक्ट्रॉन की कोष होंगे, बाहरी इलेक्ट्रॉन का कोष हमारा यही है। कोष में अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, यानी कि डी कक्षक कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है, एक ठो भरा हुआ रहता है, कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है। और साथ ही साथ यहां पर मूल अवस्था से किसी समान ऑक्सीकरण अवस्था में, तो मेरे भाई मूल अवस्था ये था, समान ऑक्सीकरण अवस्था ये था, जब ऑक्सीकरण की बात करते थे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो वैसी परिस्थिति में भी हमारा यही चीज है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। इसलिए हम कहते हैं यहां पर किसको, तो डी ऑर्बिटल जो हमारा होता है ये एक संक्रमण तत्व होता है, या संक्रमण धातु वाला हमारा ब्लॉक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रखना मैक्सिमम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, रिएक्शन रेट वगैरह को फास्ट करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में आता है, जंगरोधी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम जंगरोधी की बात करते हैं। इसको हम लोग स्टेनलेस स्टील के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कह देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर कोई जंगरोधी हमारा होगा और कहता है कि लोहे के साथ उसको क्या मिलाना है, तो लोहा तो हमारा हो ही गया, हम लोहा अगर ले लेते हैं, लोहा में जंग नहीं लगे तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रोमियम मिला देंगे। साथ ही साथ हम कहेंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा तापमान को सहने के लिए उसमें निकल भी मिला दीजिए। तो मुख्य रूप से हमारा ये होगा, और इसमें कार्बन को भी आप मिला सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील बनाना है आयरन के साथ में, तो आप कहेंगे क्रोमियम और निकल हम लोग यूज करेंगे। क्रोमियम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वो जंग लगने से बचाएगा, यानी कि हमारा संचारण प्रतिरोधी का काम करेगा। निकल हम इसलिए मिलाएंगे, अगर निकल मिला देंगे तो ज्यादा निकल मिला देने से क्या होगा, तो गर्मी पर फैलबो नहीं करेगा, ठंडा में सिकुड़बो नहीं करेगा। तो मेरे भाई इसलिए उसको मिला देते हैं, मजबूती भी लेकर के आता है। ये 2 चीज हमारा मिलाया जाता है, टीन और जिंक इसमें हम लोग नहीं मिलाते हैं, सिर्फ 2 ही चीज हम लोग यहां पर मिलाएंगे, पहला और दूसरा करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है मेरे भाई गलत दे रखे हैं, आप उसको साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम धोवन सोडा की बात करते हैं, बताइए इसको आप नहीं पढ़े हैं क्या, धोवन सोडा को ही क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं। धोवन सोडा को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को वाशिंग सोडा कहते हैं। और मैंने कई बार बोला है कि ये धोवन सोडा हमारा होता है, इसी को सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम लोग जानेंगे। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कि इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा Na2CO3, और पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पानी के यहां पर 10-10 मॉलिक्यूल्स हमारे इसमें होते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा धोवन सोडा होता है। और धोवन सोडा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पे होता है, तो मेरे पास सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल यहां पर पूछता है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पानी की कौन सी कठोरता, अस्थायी, जो खत्म नहीं होता गर्म करने पर, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट हमारा हो जाएगा, और Na2CO3 10H2 हमारा शामिल है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जो कि बेकिंग सोडा होगा। और ये NaCl जो हम लोग खाते हैं, नमक। आगे चलते हैं। अगला है सुक्रोज के जल अपघटन से कौन से मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। मेरे भाई सुक्रोज डाइसैकेराइड है। अगर सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा सुक्रोज होता है ये क्या है, तो कहेंगे ये सुक्रोज हमारा यहां पर डाइसैकेराइड है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये क्या है, तो मेरे भाई सीधा कहेंगे ये हमारा यहां पर डाइसैकेराइड है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा डाइसैकेराइड है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर सुक्रोज को डाइसैकेराइड कहते हैं, तो डाइसैकेराइड का निर्माण हमारा 2 मोनोसैकेराइड से होता है। या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर सुक्रोज का, अगर ये सुक्रोज अगर हमारा टूटेगा तो हम कहेंगे इसका हाइड्रोलिसिस
हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। और हाइड्रोलिसिस कहेंगे तो हाइड्रोलिसिस में जल का अपघटन हो जाएगा, तब जाकर के इसको क्या करेंगे तो हम लोग गर्म करेंगे और कुछ एंजाइम भी मिलाएंगे तोड़ने के लिए। तो इसमें जो एंजाइम काम करता है हमारा इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। और तब जाकर के ये किस में टूटेगा तो कहेंगे यहां पर हमारा ग्लूकोज में टूटेगा, और साथ ही साथ मेरे भाई ये फ्रक्टोज में टूटेगा। ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। और आप लोग जानते हैं ग्लूकोज हमारा मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज भी हमारा मोनोसैकेराइड होता है। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड का निर्माण करता है। लेकिन जब कभी भी आपको डाइसैकेराइड को तोड़ करके मोनोसैकेराइड बनाना होगा तो हम कहेंगे सुक्रोज को तोड़ करके अगर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना होगा तो उनका हाइड्रोलिसिस करना है। लेकिन कौन सा एंजाइम काम करेगा तो इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो आप सीधा कहेंगे कि जो यहां पर बनेगा मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का और दूसरा फ्रक्टोज का होगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक बात और जान लीजिए मेरे भाई कि जैसे सिर्फ सुक्रोज ही हमारा डाइसैकेराइड नहीं होता, इसे माल्टोज भी क्या है तो माल्टोज भी हमारा डाइसैकेराइड होता है। इसका भी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आप जल अपघटन कर दीजिए। लेकिन ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा तो ये माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये माल्टेज एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में इसको गर्म करिएगा तो ये आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। ये ग्लूकोज में टूटेगा, एक तो ग्लूकोज में टूटेगा मोनोसैकेराइड, और दूसरा हमारा किस में टूटेगा तो ये गैलेक्टोज में मोनोसैकेराइड में टूट जाता है। और तीसरा एक और रिएक्शन हम आपको बता देते हैं मेरे भाई कि लैक्टोज जो हमारा होता है जिसको डाइसैकेराइड हम कहते हैं, ये सब डाइसैकेराइड है, याद रखना। अगर लैक्टोज की बात करते हैं, इसका भी अगर हम हाइड्रोलिसिस अगर कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसको भी तोड़ना है और तब जाकर के ये क्या बनेगा तो कहेंगे यहां पर हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज हमारा बन जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि माल्टोस हमारा इस तरीके से टूटेगा, सुक्रोज इस तरह से टूटेगा, और जो पूछा उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। अगला की बॉन्ड ऑर्डर वाले जो उदाहरण हमारे बताइए मेरे भाई, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए मेरे भाई। सिंगल बॉन्ड होगा तो कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ध्यान रखना। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड दिख गया, सिंगल बॉन्ड दिख गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो कहेंगे यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख गया जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा 2 हो जाएगा। अगर मेरे भाई कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हमारा होगा वो कहीं ना कहीं 3 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखना कि अगर मेरे भाई यहां पर अगर मान लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं कि कौन बॉन्ड मजबूत होगा उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा होता है ये वित्तकर्मानुपाती होता है। किसका तो बॉन्ड ऑर्डर का वित्तकर्मानुपाती होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो उसका बॉन्डिंग बहुत वीक होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड काफी मजबूत होता है। तो मेरे भाई आप देख लीजिए, आपके सामने में ये सब दे रखा और आपको बताना है कि कहां पर हमारा क्या बनेगा। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं, एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन। मेरे पास हाइड्रोजन के बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा साझेदारी कर लेगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया तो शायद सीधा कहेंगे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हमारा होगा ये हमारा 1 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। दूसरे केस में हमारा ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन यहां है, दूसरा ऑक्सीजन हमारा यहां है, यहां पर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। आप करके देख लेना, नहीं तो बताइए करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप सीधा कह सकते हैं सर इस कंपाउंड के लिए अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहां पर नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 को नाइट्रोजन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना होगा तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर हमारा होगा ये कहीं ना कहीं हमारा 3 हो जाएगा। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया तो बॉन्ड ऑर्डर ट्रू कौन सा होगा तो कहेंगे यहां पर दूसरा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कहिए कैसे, चलो बता ही देते हैं। ये हमारा O2 मतलब O2 हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 यहां रख दीजिए, 2 यहां रख दीजिए। इसके पास भी कितना तो 2 2 4 2 6 हो गया। अब मेरे भाई दोनों क्या करेगा तो दोनों अधातु है, ना इसको ये देगा ना इसको ये देगा, दोनों साझेदारी करेगा। साझेदारी 6 को इसके पास है, 2 को के साथ साझेदारी कर लिया। ये भी इसके पास भी 6 को है, इसके साथ 2 को साझेदारी कर लिया। जब साझेदारी करेगा तो यहां पर बॉन्ड का निर्माण होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड हमारा ऐसे बन गया। ऐसे ही नाइट्रोजन में, ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे हाइड्रोजन में हमारा होता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होती है। मेरे पास सबसे मजबूत बॉन्ड हमारा ये बनता है, सबसे वीक बॉन्ड हमारा ये होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला पी ब्लॉक की बात करते हैं जिसमें अधातु होता है, उपधातु होता है और धातु होता है। हम लोग जानते हैं पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रेजेंट पाए जाते हैं। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। अब बताइए सभी प्रकार के धातु में पाए जाने निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है जो मेटलॉइड्स का एग्जांपल है। मेरे भाई हम लोग पी ब्लॉक में देखते हैं तो धातु, अधातु, उपधातु तीनों चीज हमारा मौजूद होता है। हमारा पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, ये जो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और ये 13 से लेकर कहां तक होगा तो 18 तक होता है। इसको हम लोग पी ब्लॉक हम कह दिए।
और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें धातु भी होगा, ध्यान रखना। इसमें मेरे भाई क्या होगा तो कहेंगे इसमें अधातु भी हमारा होगा, और इसमें क्या होगा तो कहेंगे हमारा उपधातु भी हमारा होता है, और उपधातु की संख्या ही 7 होती है, इसी के बीच में होता है। और ये उपधातु हमारा कौन सा होगा तो कहेंगे उपधातु में बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इसी में हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, टेलेडियम हमारा हो गया, पोलोनियम हमारा हो गया, और कौन सा है तो मेरे भाई ये सब हमारा होता है। तो आपसे पूछा गया उपधातु बताइए कौन सा होगा, तो एल्युमिनियम तो उपधातु नहीं है, सल्फर भी नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा सिलिकॉन, और जर्मेनियम, आर्सेनिक हमारा, इसमें आर्सेनिक भी हमारा हो जाएगा, इसमें एंटीमनी भी हमारा हो जाएगा। यही हमारा 7 को होता है, 3 2 5 2 7, यही हमारा उपधातु होता है। यही उपधातु जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, ये पी ब्लॉक में होता है। तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक इसमें धातु अधातु उपधातु तीनों होंगे, और उपधातु की संख्या 7 होगी। कौन कौन से उपधातु आपके सामने में है। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मेरे भाई आज हम इस क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट टाइम हम आपको करा देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सैटरडे संडे को जो है हम कहीं नहीं जाएंगे। इस सैटरडे संडे को कंप्लीट रूप से आपका जो भी टेस्ट का डिस्कशन वगैरह बाकी रहेगा उस पूरा को हम आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन इसका हम छोड़ रहे हैं तो इसका 20 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। इस टेस्ट पेपर को आप संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो अभी इस क्लासेस को हम यही रखेंगे, और बाद बाकी जितना पढ़ा दिए समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया, जो चीज एक्स्ट्रा मिला उसको नोट कर लीजिए। मेरे भाई कहानी सिंपल है, पढ़ने का तरीका यही होता है, रिदम में कितना आप पढ़ते हैं यही मेन मैटर करता है। आप पढ़िए मन से, देखिए रिजल्ट भी आप ही का होगा। मन से जो पढ़ रहा है, जो दिल से पढ़ रहा है, जो बस और बस ये सोच रहा है कि हमारा रिजल्ट हमारी वजह से होगा, उन्हीं का रिजल्ट होगा। आप मेहनत नहीं करोगे आपका रिजल्ट कैसे हो जाएगा। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, यही क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन में मिलेगा, टेस्ट दीजिए, और तब अपने से बना करके तब अगर मेरे डिस्कशन में आएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। और नहीं अगर पटना रहते हैं तो सेंटर पे आके टेस्ट देते हैं तो आप दीजिए सेंटर पे आके टेस्ट, सुबह में भी शाम में भी होता है। तो टेस्ट में तो श्योर पार्टिसिपेट कीजिए, और बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, और लगातार पढ़ते भी हैं तो मजा भी आता होगा। जब मीठा लगा तो खत्म। कोई बात नहीं, जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम करा देंगे, ठीक है। किसी कोई परेशानी है तो मैसेज करिए। और एक बात कहना चाह रहे थे, जिनको भी लगता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस करनी है कर लीजिए, मौका है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन से पहले जितना जो चीज पढ़ना पढ़ते जाइए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो स्पेसिफिक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और तब आपको पढ़ा हुआ चीज का रिवीजन बस करते जाना है। उसमें नया चीज नहीं पढ़ना, उसमें कंप्लीट रिवीजन चलेगा, ठीक है। इसलिए जो अभी करना है करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करिएगा सभी लोग। उसकी क्लासेस भी आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर है, ठीक है। सब आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल डिटेल क्लासेस उसकी चल रही है, इसलिए उसको करिएगा तो बेनिफिट, और आपको 4 चांद लगा देगा आपके सब तरफ से। देखिए हर तरह का क्वेश्चन आपका एनालाइज हो रहा है, हम करवा रहे हैं, अलग बैच में करवा रहे हैं, क्लास में करवा रहे हैं, टेस्ट में करवा रहे हैं, इतने तरह का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसको मजाक ले रहे हैं आप क्या। सीरियसली मेहनत कीजिए, और सफलता मेरे हिसाब से श्योर सबको मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको नेक्स्ट टाइम हम करा देंगे। साइंस में मूड बनता है 10 क्वेश्चन के बाद, फिर एनर्जी आ जाता है पोस्ट अच्छा पोस्टमार्टम करने में, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं है, एनर्जी हमेशा बना रहेगा। आशीष सर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो एनर्जी हमेशा बना रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए हम बहुत बिंदास रहने वाले आदमी हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाला आदमी। हमको फालतू चीज पसंद नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते हैं। जो करना है करना, नहीं करना वहीं छोड़ देते हैं। करना है तो जम के करना है, इसलिए आपको भी कहते हैं पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। मेहनत करना है तो डरना किस बात का, डरना वरना नहीं है, पहले मेहनत करना है। और मेहनत एक बार करके जाइए ना, मेहनत करने वाला का मेरे भाई सब ऊपर वाला देखता है। जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं काट सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जो मेहनत करेगा, अपना सुनेगा, अपनी बातों पे ध्यान देगा, हम क्या है, हमको क्या करना चाहिए, दुनिया का कोई ताकत, भगवान भी उसको नहीं रोक सकता अपने रास्ते में जाने से, ठीक है। इसलिए अपने पे विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए, और सफलता आपको श्योर मिलेगी। इतना तो हमको श्योर लगता है। सर पेपर कब होगा, आइडिया दे दीजिए। पेपर की बात छोड़िए, इतना श्योर मानिए कि TRE 4 होगा,
और अभी आप 2 महीना ने 3 महीना ने मेहनत किए और आप अपने आप को लगते हैं कि सर कब होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े। अरे भाई, जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है, जो बीपीएससी क्वालिफाई करता है, तुमको पता है 5 साल मेहनत करता है, तब बीपीएससी में नौकरी होता भी है कि नहीं होता है। जाकर के आप अपने आसपास के लोगों को देखिए कि कितना लोग मेहनत करते हैं, बीपीएससी का आस लगा के बैठे रहते हैं। आपको तो यहां पर समय 2 4 5 महीने का मिल रहा है, वहां सोचिए कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज का, रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे का तैयारी कर रहा है, और सिलेक्शन अगर नहीं होता तो उसका सोचिए, जो कि 4 4 महीने पर 4 4 साल के बाद वैकेंसी उसकी आती है। आप सोचिए कि आपकी वैकेंसी कितना अपकमिंग है, आपकी वैकेंसी समझिए कि कब लटका हुआ, कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन कभी भी दे सकता है। तो 2 4 5 महीना तो एक दिन के बराबर आपका हो गया। मेहनत कीजिए। आप सोचिए मेरे पास बहुत कम समय है, जहां भी उलझे हुए हैं सारा रास्ता को छोड़िए और लग जाइए मन से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए आप निश्चिंत रहिए, अपना तैयारी मजबूत कीजिए ना, एग्जाम हो जाएगा। तैयारी मजबूत रखिए ना। योद्धा अपनी तैयारी को मजबूत करता है, योद्धा कभी भी मेरे भाई अपने युद्ध का इंतजार नहीं करता है। तैयारी मजबूत रहेगी तो किसी भी युद्ध को लड़ सकता है, तैयारी मजबूत नहीं रहेगी तो युद्ध की योजना बनाते बनाते थक जाओगे, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, सिलेक्शन लेकर के आइए। हमें भी बहुत खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि बता नहीं सकते हैं। बहुत बच्चे जब क्वालिफाई करते हैं अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।